गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग यशराज। गुड मॉर्निंग निकिता। गुड मॉर्निंग इशिता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चे, और कहाँ पर हैं? हेलो। और बच्चे कहाँ पर हैं? आ रहे हैं? चलिए कोई नहीं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कंपनी का। कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना? तो देखिए कंपनी। ठीक है, कंपनी। गुड मॉर्निंग बेटा। सीमा, खुश, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो कंपनी के बारे में हम जो वैसे तो पहले भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन तो हमने, आपने बीएसटी के अंदर भी पढ़ा होगा कंपनी के बारे में। ठीक है, कंपनी क्या होता है आपने बीएसटी के अंदर पहले पढ़ा होगा। भाई, 30 रुपए का 100 ग्राम में। तो आपने बीएसटी में कंपनी के बारे में पढ़ा होगा कि कंपनी एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है ना? तो कंपनी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम देखो एक एक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले जो एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो अब कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस हुई है वो थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। बाकी अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। देखो कंपनी की जब आप डेफिनेशन स्टार्ट करो, और वो भी किसकी, एक्ट की, तो आपको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? जैसे कि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956, ये तो पिछला वाला था। और अब क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। आपको डेफिनेशन जो दे रखी है वो कौन से सेक्शन में दे रखी है कंपनी के? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर। ठीक है ना? कंपनी का जो मतलब है, मीन्स है, वो कौन से सेक्शन में बताया हुआ है? कंपनी एक्ट 2013 ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। ठीक है ना? तो उसके अंदर क्या बताया हुआ है? कंपनी मीन्स अ कंपनी। क्या बताया हुआ है? कंपनी मीन्स अ कंपनी which is formed and registered under this act or any previous company's law। ठीक है ना? तो दोबारा मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा। कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी का मतलब उस कंपनी से है जो कि रजिस्टर्ड हुई है और जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है इस एक्ट में या इससे पहले किसी एक्ट में। जैसे ये एक्ट कौन सा है? 2013। और इससे पहले एक्ट कौन सा था? 1956। इससे पहले कौन सा था? 1914। उससे भी पहले कौन सा था? 1888। तो इस तरीके से क्या था, कंपनीज एक्ट में चेंजेस होते गए, नए नए
अमेंडमेंट आते गए और नया कंपनीज एक्ट बनता गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल कौन सा एक्ट है 2013, तो क्या बोला है इसके अंदर, कंपनी का मतलब उस कंपनी से है जो कि इस एक्ट में या इससे पहले के किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, वो क्या कहलाएगा, कंपनी कहलाएगी। बोलो ये चीज समझ में आई क्या आपको? बोलिए। वेरी गुड। तो अब हम आगे और बढ़ते हैं। देखो, इस डेफिनेशन से, जो एक्ट के अंदर दी हुई डेफिनेशन है, ठीक है ना, इस डेफिनेशन से आपको कंपनी का मतलब क्लियर हुआ नहीं है। केवल इतना जरूर पता चला है कि इस एक्ट में जो रजिस्टर्ड है वो कंपनी है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी क्या है वो थोड़ी पता चला इससे, वो तो नहीं पता चला ना। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक अपनी ओन लैंग्वेज के अंदर, या फिर अगर हम बात करें एक ये राइटर है, ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन के अंदर प्रोफेसर हैने ने जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग भी हम बात कर सकते हैं। तो सिंपली वर्ड के अंदर तो हम देखो जानते ही सारी बातें कंपनी की। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। आपने सुना होगा ना, कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि वो ना तो हमारे जैसे देख सकती है, ना हमारे जैसे सुन सकती है, ना हमारे जैसे हाथ पैर है उसके, कुछ भी नहीं है। वो क्या आर्टिफिशियल मतलब एक नेचुरल पर्सन नहीं है, जिसको कि लॉ ने क्रिएट किया है, जो किसी के द्वारा क्रिएट किया गया है ना, ह्यूमन बीइंग के द्वारा या लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल। क्लियर है? तो कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज, सॉरी, ये कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है ना? हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, कंपनी का जो अस्तित्व है, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, वो एक सेपरेट एग्जिस्टेंस माना जाता है उसके मेंबर से। उसके मेंबर अलग माने जाते हैं, और वो कंपनी जो है वो अलग मानी जाती है, इसीलिए बोला गया है हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है ना? एंड हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कि कंपनी में जो कोई भी पर्टिकुलर मेंबर है, यदि मान के चलिए किसी मेंबर के डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो उस कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा डेथ होने से। कंपनी एज लॉन्ग एज कंटिन्यू चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी। ठीक है ना? किसी के मरने से कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी के अंदर कोई भी इमोशनल फीलिंग्स नहीं होती है हमारे जैसे। ठीक है ना? हम तो क्या है, कोई की डेथ हो गई तो रोने लग गए, ठीक है, लेकिन कंपनी कंपनी को देखा कभी रोते हुए? कंपनी को देखा आपने कभी रोते हुए? घर में बैठ के अलग से कोने में बैठ के रो रही है कंपनी। देखा है क्या? हेलो? नहीं। वेरी गुड। तो क्यों क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी में कोई हमारे जैसे इमोशनल फीलिंग्स नहीं होती है। वो हमारे जैसे एक नेचुरल पर्सन नहीं है, उसकी आंखें ही नहीं है तो वो रोएगी कहां से? ठीक है ना? तो सिंपल सा वर्ड मैंने क्या बताया, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय
law, having separate legal entity, having a having a perpetual succession and a common seal. देखो लास्ट में एक वर्ड और बोला कॉमन सील का। तो कॉमन सील का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो स्टाम्प होती है ना, जिसको अपन बोलते हैं सील लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं, कंपनी की वो सील होती है। एक तरीके से कंपनी के सिग्नेचर ही वही होते हैं भाई, क्योंकि देखिए वो एक नेचुरल पर्सन तो है नहीं कि हमारे जैसे पेन उठाया और ये लो साइन कर दिया। ऐसे तो करती नहीं है कंपनी। कंपनी की क्या है, एक सील होती है जो कि लगाई जाती है किसी भी मतलब जो डॉक्यूमेंट के ऊपर, या फिर कोई भी हमको रूल बनाना है, या फिर कोई भी कुछ भी डिसीजन लेना है कंपनी में, तो क्या किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है और उसके ऊपर साइन किया जाता है और नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है कंपनी की सील लगाकर। ठीक है ना। कंपनी की सील लगा दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कंपनी का वो पास हो गया डॉक्यूमेंट। कंपनी की सील लगाने के बाद में जो डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो क्या करते हैं, उस सील के ऊपर क्या करते हैं, साइन करते हैं अपने। तो उससे फिर उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट के ऊपर इसका मतलब क्या हो चुका है, सिग्नेचर हो चुके हैं। अब ये वैलिड डॉक्यूमेंट बन गया है। तो ये रूल अब सारे कंपनी में एप्लीकेबल करना पड़ेगा अगर जो डॉक्यूमेंट में लिखा है तो। डेफिनेशन समझ में आई सभी को? डेफिनेशन समझ में आई क्या? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, देखो जैसे हमने पार्टनरशिप के बारे में भी बात करी थी कि अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आ जाएगी। तो ऐसे ही कंपनी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको समझनी होगी, वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको आती है, वही सारी बातें जो अपनी बताई है वो की वही सारी चीजें लिखी हुई है। तो एक बार इसको आप फटाफट से रीड करिए, जल्दी से जल्दी रीड करिए। बस एक एक पॉइंट इसके अंदर अलग दे रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दे रखा है, इन ए कंपनी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। मतलब कंपनी के अंदर जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। जबकि पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब किसी भी लिमिट तक वो लाइबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना। तो वो क्या है, अनलिमिटेड। क्लियर है चीजें? तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली क्या आपने? फटाफट अभी अभी सारी चीजें बता चुका हूं मैं। चलिए वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। इसके नीचे देखिए, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखो क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो तीन टाइप, तीन क्लासिफिकेशन किए गए कंपनी के। कंपनी के तीन क्लासिफिकेशन किए गए, और वो भी किस किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। देखो क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है, लाइबिलिटी के बेसिस पर। तो आप लिख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन, आप हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी।
क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब इसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया गया? पहला क्या लिखा गया है? फर्स्ट क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है ना। और उसके बाद में आप थोड़ा सा है ना गैप छोड़ना, छोटा सा गैप छोड़ना। फिर उसके बाद में हम लिख रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और फिर उसके बाद में आप लिखिए अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और फिर लिखिए अनलिमिटेड कंपनी। अब देखिए ये तीनों पार्ट जो आपने लिखे हैं, तीनों चीजें, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ये तीन चीज जो आपने लिखी है, इसको हम कैसे आगे और समझेंगे वो देखिएगा आप। यहाँ पर कंपनी लिमिटेड बाय जो शेयर्स हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इनके क्या किए गए हैं? इनको फर्दर आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को हम आगे फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, तो वो तीन पार्ट में डिवाइड है। पहले तो ये बताइए, ये लिख लिया क्या आपने? फर्स्ट आप ये तीनों चीजें लिख ली क्या? अब पहले इनको इनको समझ लीजिए आप। देखो पहले इनको समझ लीजिए। फर्स्टली क्या लिखा है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो मैंने पहले भी बताया था, कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? वेरी गुड, लिमिटेड। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, सुनिएगा कि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, तो वो कहाँ तक लिमिट लिमिट होती है? जैसे कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करूं मैं, इसका मतलब कुछ इसी लाइन में ही छुपा हुआ है इसका आंसर, जो मैंने अभी बोला ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो देख लो इसी लाइन में ही आंसर छुपा हुआ है कि मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है वो कहाँ तक होती है? मेंबर की लाइबिलिटी कहाँ तक होती है? वैल्यू ऑफ शेयर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। शेयर्स तक। सीमा का भी आंसर परफेक्ट है, शेयर्स तक। सपोज सपोज किसी एक मतलब कोई पर्टिकुलर एक शेयर होल्डर है, उसने कंपनी के 20,000 शेयर खरीदे। कितने?
20,000, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2 लाख रुपए। वेरी गुड। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि उस उस शेयर होल्डर ने क्या किया? कंपनी को अभी तक 1,20,000 रुपए ही दे रखे हैं। कितने? 1,20,000 रुपए ही दिए हुए हैं। तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं बात करूं कि वो कंपनी को और पैसे कितने दे सकता है, वो कंपनी को और 80,000। वेरी गुड। तो 80,000 इसकी क्या रहेगी? लायबिलिटी रहेगी। मतलब शेयर्स तक, जितने शेयर उसने खरीदे हैं ना, उतने शेयर तक उसकी लायबिलिटी रहेगी। अब कंपनी को मान के चलो लॉस हो गया भारी, बहुत, करोड़ों में। तो अब कंपनी शेयर होल्डर को ये कह सकती है क्या कि मेरे तो इतने करोड़ का नुकसान हो गया, आप इतना पैसा दो? तो आप क्या कहोगे? मैं तो सर केवल और केवल मेरे शेयर्स तक ही पैसे दे सकता हूं, जो कि कितने? 80,000। उससे ज्यादा मैं पैसे नहीं दे सकता हूं। बिल्कुल सही बात है। तो बताओ, समझ में आई क्या ये वाली बात? दूसरा अगर हम बात करें, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यहां पर क्या होता है? शेयर होल्डर गारंटी देते हैं कंपनी को कि आप जो है वो इतने, मतलब अगर आपकी कंपनी में कोई बाधा आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, या फिर ऐसा होता है कि कंपनी बंद होने वाली है, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर, कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर। तो कंपनी के वाइंडिंग अप मतलब कंपनी के बंद होने वाली है मान के चलिए, तो उस समय शेयर होल्डर ने जितनी गारंटी के लिए कहा था, वो शेयर होल्डर उतनी गारंटी देंगे। किसको? कंपनी को। तो ये वाली जो चीज है वो क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया आपको? ओके। अब लास्टली बात करते हैं अपन कंपनी लिमिटेड, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, देखो नाम से पता चल रहा होगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब लाइबिलिटी क्या है ऐसी कंपनी में जिसमें जो लाइबिलिटी होती है वो कितनी होती है? अनलिमिटेड, कितनी भी हो सकती है। तो नॉर्मली हमने बात करी थी ना कि कंपनी की अंदर लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। जबकि ये टाइप्स बना रखा हो क्या? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वैसे देखो ये केवल टाइप्स, ये जो क्लासिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है अनलिमिटेड, बाकी ऐसी कंपनी रेयरली होती है, होती नहीं है। क्योंकि सभी कंपनियों के जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? लिमिटेड। तो अनलिमिटेड वाली जो कंपनी है वो अगर मैं बात करूं हमारे भारत देश में तो है नहीं। तो इस वजह से हम केवल इसका नाम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी कंपनी होती नहीं है कि जिसके अंदर मेंबर्स की जो लाइबिलिटी हो वो कैसी हो? अनलिमिटेड हो। क्लियर है क्या? बोलिए, क्लियर है? चलिए, अब आगे देखिए। जो हमने पहला ही पहला पढ़ा था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स।
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है, अब इसके हम काइंड्स पढ़ेंगे, मतलब टाइप ऑफ कंपनी जो अपन पढ़ते हैं ना, वो इसके पार्ट है। काइंड्स ऑफ कंपनी जो पढ़ेंगे ना हम, 1% कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जो ये पढ़ेंगे वो किसके पार्ट है? इसके, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसके पार्ट है वो। तो ये 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। देखो स्टार्ट करते, समझते हैं आगे। 1% कंपनी, ये ये तीनों के तीनों, 1% पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये किसके पार्ट हैं? कंपनी लिमिटेड बाय, ये तीनों किसके पार्ट हैं? कंपनी लिमिटेड बाय, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। वेरी गुड। ठीक है, तो किसके पार्ट है ये? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इसके पार्ट में क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन? 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब देखो नाम से पता चल रहा है आपको 1% कंपनी क्या होता है। 1% कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर 1% ही होता है, वही उस बिजनेस का मालिक होता है। ठीक है ना, वही सारी चीजें कंट्रोल करके रखता है, पैसा भी वही लगाता है, रिस्क भी वही बियर करता है। ठीक है ना। तो आप कहोगे कि तो सर ये बताइए कि सोल प्रोप्राइटर और कंपनी में क्या डिफरेंस, इसमें 1% कंपनी में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही तो है फिर वो, उसमें भी एक ही मेंबर होता है और इसमें भी एक ही मेंबर होता है। ठीक है ना। तो मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा आपकी बात सही है, लेकिन डिफरेंस होता किस चीज का है कि वहां पर कोई शेयर्स नहीं होते हैं। वहां पर क्या नहीं होते हैं? शेयर्स नहीं होते हैं। यहाँ पर सारी बातें किसके अंदर की जाती है? शेयर्स के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर लायबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड। जबकि यहाँ पर लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं, 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी की तरह भी ट्रीट किया जाता है। 1% कंपनी जिसके अंदर 1% ही ऑनर होता है, वही सारा काम करता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि इस एक्ट से पहले जो एक्ट था ना 1956, उसके अंदर 1% कंपनी का कोई जिक्र नहीं किया हुआ था। जबकि 2013 के अंदर ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 1% कंपनी आया। 1% कंपनी की अगर मैं बात करूं, इसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है? 1 लाख। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है? 1 लाख। आई बात समझ में? और मैक्सिमम की यदि मैं बात करूं, मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम 1% कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है? 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी। अगर 50 लाख से ज्यादा हो जाती है तो फिर वो 1% कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है। आ रही बात समझ में? और
1% कंपनी का जो टर्नओवर की बात करें, टर्नओवर सेल्स की बात करें, तो मैक्सिमम जो सेल्स होती है ना ऐसी कंपनी की, वो कितनी हो सकती है? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती है सालाना। ये जो अभी मैंने ये बताए फिगर्स, ये आपके इसमें दिए हुए नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें आपकी होती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप लिख भी लेना। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी? 1 लाख। मैक्सिमम कितनी? जो 50 लाख। और सर्विस की बात करें तो उसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5 करोड़। मतलब कि सेल्स जो आप कर सकते हो वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये 1% कंपनी है। अब प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? मिनिमम, जैसे कि 1% में बताया ना मैंने, 1% कंपनी में 1 मेंबर होना चाहिए। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम? यस, वेरी गुड दिशा। और मैक्सिमम? मैक्सिमम? मैक्सिमम कितने होने चाहिए? वेरी गुड, 200। बहुत बढ़िया। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जो लिमिट है वो कितनी है? 200। अब देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या है? बच्चे ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर यार, प्राइवेट कंपनी जो होती है, पब्लिक कंपनी जो होती है ना, वो तो कौन सी कंपनी होती है? गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक कंपनी कैसी कौन सी कंपनी होती है? गवर्नमेंट कंपनी। ये बच्चे सोचते हैं, जबकि उनका सोचना ये गलत है। देखो, डिफरेंस क्या है कि पब्लिक कंपनी तो वो कंपनी होती है जो कि अपने शेयर कहां पर इशू करती है? पब्लिक में। इसलिए उसका नाम क्या रखा? पब्लिक कंपनी। अपने शेयर कहां पर इशू करती है? वो पब्लिक में। ठीक है। जबकि प्राइवेट कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने शेयर, या कंपनी है वो अपने शेयर किसको इशू करती है? कंपनी अपने शेयर किसको इशू इशू करती है? प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में कंपनी अपने शेयर अपने ही किसी मेंबर्स को, अपने किसी फैमिली मेंबर्स को, अपने किसी रिलेटिव्स को, ठीक है ना, फ्रेंड्स को, एम्प्लॉयज को, इनको वो क्या करती है? शेयर इशू करती है। क्या इशू करती है? शेयर इशू करती है। तो किसको इशू करती है? अपने मेंबर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी जो है ना, वो पब्लिक में नहीं जाती है कभी भी। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर इशू करने के लिए पब्लिक में नहीं जाती है, जबकि पब्लिक कंपनी जो है वो जाती है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर किसको इशू करती है? पब्लिक को। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? पब्लिक कंपनी में पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? बताइए, कौन बताएगा? यस, वेरी गुड संदीप। 7। और मैक्सिमम? मैक्सिमम?
अनलिमिटेड, वेरी गुड, नो लिमिट, कहीं तक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 1 लाख, कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 1 लाख, तो बताओ शेयर होल्डर कितने हो सकते हैं? अगर एक व्यक्ति एक शेयर भी खरीदे तो कितने कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं मैक्सिमम? 1 लाख। ये 10,000 क्यों लिखा है? 1 लाख। तो मैं अगर ऐसा कहूं, अनलिमिटेड की जगह, अनलिमिटेड की जगह ये 10 लाख लिख दिए इसने, वेरी, बहुत बढ़िया। एक ने लिखे 10,000, एक ने लिखे 10 लाख। इशिता और निकिता और संदीप, वेरी गुड, इन्होंने सही लिखा है। यशराज, तो अगर मैं ऐसा कहूं, जो आपने आंसर दिया था ना अभी, अनलिमिटेड, तो उस अनलिमिटेड की जगह यदि मैं वर्ड ऐसा भी लगा दूं कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर होते हैं वो कहाँ तक उनका एक्सटेंट, कहाँ तक लिमिटेड, कहाँ तक होते हैं, जितने कंपनी शेयर इश्यू करना चाहती है, टू द एक्सटेंट ऑफ इट शेयर, शेयर्स की लिमिट तक जितने शेयर होंगे उतने मेंबर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो कहाँ तक अपने शेयर को इशू कर सकती है? अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड भी बोल दोगे तो गलत वर्ड नहीं होगा। ठीक है ना? और एक ये भी वर्ड बोल सकते हो कि द लाइबिलिटी ऑफ द पब्लिक कंपनी, the liability of the members in the public company is to the extent of its share, मतलब उनके शेयर्स तक उनके मेंबर हो सकते हैं। कंपनी में जो शेयर है ना वहां तक उनके मेंबर हो सकते हैं। यदि किसी ने एक शेयर खरीदा है, तो किसी ने एक से ज्यादा खरीद लिए, 5, 10, तो फिर उस केस में आ, वो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक शेयर भी खरीदता है, एक व्यक्ति एक शेयर भी खरीदता है, ऐसा हम मान रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा? 1 लाख मेंबर से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। अब प्राइवेट कंपनी के बारे में अपन पढ़ रहे थे, तो प्राइवेट कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्राइवेट कंपनी क्या करती है, मैंने अभी भी बताया था। उनकी 200 मेंबर है, तो अब वो अपने शेयर्स को प्राइवेटली प्लेस करती है इनके अंदर। प्राइवेटली प्लेस मतलब पब्लिक में नहीं जाती है अपने शेयर को इशू करने के लिए, वो अपने शेयर इशू किसको कर रही है? अपने ही मेंबर्स को। तो ये हो गया आपका। अभी और आगे देखिए प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या बोलते हैं हम, कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से, सुनिए, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को ये नहीं कह सकती है कि हमारे शेयर खरीदिए। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से ये नहीं कह सकते कि हमारे शेयर आप खरीद लीजिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक में शेयर इशू करने के लिए जाती ही नहीं है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो क्या है? प्राइवेट कंपनी नेवर कॉल टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है? आगे देखिए, प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिटेड एनी इनविटेशन फ्रॉम द पब्लिक, मतलब प्राइवेट कंपनी जो है ना कोई भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। क्या बोला मैंने? प्राइवेट कंपनी किसी भी पब्लिक कंपनी से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। इवन अगर मैं बात करूं, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल भी नहीं होते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेंबर 200 में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं शेयर्स। अब 200 आपस में किस किस को शेयर ट्रांसफर करेंगे? नहीं। जबकि पब्लिक कंपनी में
जो शेयर्स जो होते हैं वो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। बोलिए, समझ में आया क्या? बोलिए। प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, प्राइवेट कंपनी, उसके वर्ड के आगे, मतलब लास्ट में जब वर्ड खत्म होगा ना, वहां पर क्या लिखा हुआ होगा, जैसे कि ABC, जैसे मोहन, मोहन PVT LTD, मोहन प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड मतलब कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी ना, उसके साथ में क्या वर्ड जुड़ा हुआ होगा? PVT और LTD। इसका मतलब क्या है? प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पहचान है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। आप नाम पढ़कर भी सीधा सीधा बता सकते हो कि ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी के आगे लास्ट में वर्ड जो लगा हुआ रहेगा वो कैसे रहेगा? जैसे कि मोहन लिमिटेड LTD, मोहन लिमिटेड। हाँ, पब्लिक कंपनी के आगे केवल लिमिटेड वर्ड रहेगा, PVT का वर्ड नहीं रहेगा। और प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी चाहिए? 1 लाख। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी चाहिए? 1 लाख। जबकि पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कितनी? 5 लाख, 5 लाख। कितनी? 5 लाख। तो बताइए, समझ में आया क्या आपको जो अभी बताई चीजें? तो आपको मैं ये बता दूं कि ये भी ध्यान रखना, आपको 1 पर्सन कंपनी कौन से सेक्शन में दी हुई है, प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन में, और पब्लिक कंपनी कौन से सेक्शन के अंदर। प्राइवेट 1 पर्सन कंपनी दी रखी है टू सब सेक्शन 68, टू सब सेक्शन 68 या 62, 62 के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी किस में दे रखी है? प्राइवेट कंपनी टू सब सेक्शन 68, ठीक है ना। सिक्स टू सबसेक्शन 62 किसकी है? 1 पर्सन कंपनी, OPC, 1 पर्सन कंपनी। और हाँ, वेरी गुड सीमा। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ये किसकी है? पब्लिक कंपनी। ओके, तो आगे हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसके अंदर क्लास में। ओके, तो इसको आगे और पढ़िएगा आप, कैपिटल के बारे में पढ़िएगा, शेयर कैपिटल क्या क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय।